हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ रामबाण सीरीज लेकर के। रामबाण सीरीज क्या है बच्चों? रामबाण सीरीज दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की एक सीरीज़ है जिसमें हम एक वीडियो में 2 या 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करते हैं। ये सीरीज़ मैं कह सकता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सीरीज़ है बच्चों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो हर बच्चा कर ही लेता है। जो बच्चा नहीं भी पढ़ा है वो भी ऑब्जेक्टिव कर लेता है। सब्जेक्टिव में दिक्कत हो जाती है, लिखना कैसे है, प्रेजेंटेशन का तरीका क्या होगा, कितना लिखना है, ठीक ना। तो आपके लिए ये सीरीज़ बड़ा महत्वपूर्ण है बच्चों। तो आज हम लोग राजनीतिक शास्त्र से 2 प्रश्न उठाने वाले हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है बच्चों कि भारत में जातिवाद के पनपने के किन्हीं 4 कारणों का वर्णन करें। 2020 में ये प्रश्न पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो आइए इसको हम कैसे लिखेंगे वो आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे सबसे पहले ना, अपना एक व्यू देंगे इस पे, ठीक ना। अपना एक ये देंगे, मतलब आप क्या सोचते हैं इस बात को लेकर के, पहले वो, और उसे हम 1.5-2 लाइन में ख़त्म करेंगे, ठीक। और फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे। जैसे कि हमने लिखा कि भारतीय समाज की विभिन्न समस्याओं में जातिवाद भी प्रमुख है। भारत में जातिवाद पनपने के 4 कारण निम्नलिखित हैं, ठीक है बच्चों। मतलब कि भारत में जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं उनमें से जातिवाद भी एक प्रमुख समस्या है। और इसके पनपने का कितना कारण, जो 4 कारण के बारे में लिखने को कहा रहा है वो निम्नलिखित है। ओके बच्चों, इस तरीके से फिर हमने पैराग्राफ चेंज किया, ना केवल पैराग्राफ बल्कि लाइन चेंज किया और 1 बाय 1 लिखना चालू किया। देखो बच्चों, क्या कारण है। पहला कारण तो ये है कि प्रारंभ में जब काम के आधार पर जाति का विभाजन हुआ था, जिससे एक जाति को दूसरे जाति से जरूरत पड़ जाता था। शुरुआत की बात करें बच्चों, तो काम के आधार पर जाति बनने लगे थे। जैसे कोई ये कर रहा, लकड़ी का काम कर रहा तो उनको बड़ा ही कह दिया गया। जैसे कि कोई लोहे का काम कर रहा तो उनको लोहार कह दिया गया। और काम के आधार पर जाति का विभाजन हुआ था। तो कोई ऐसा नहीं था कि मुझे इस जाति के साथ बैठ के खाना नहीं खाना है, मुझे इस जाति से अपने यहाँ विवाह नहीं करना, बस काम था। तो काम के आधार पर हमने कहा जी कि तुम ये काम करते हो। जाति नहीं था, मतलब जन्म के आधार पर नहीं था। अब मान लो कि कोई लोहार का काम कर रहा है और उनका जो बेटा है, उनको वो काम करने में मन नहीं लग रहा है कि हम लोहार का काम नहीं करेंगे, तो वो कोई और काम कर सकता था, फिर वो उस जाति का कहलाता। ये नहीं कहलाता कि हाँ कि इसके पिताजी लोहार हैं तो इसको भी लोहार बोलना पड़ेगा, ये तो आकर के कपड़े धो रहा है तो इसको हम धोबी नहीं बोलेंगे, है ना। ऐसा नहीं है। अगर वो फिर कपड़े धोने का काम कर रहा तो वो मतलब वॉशरमैन कहलाता था, ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो वही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि प्रारंभ में जब काम के आधार पर जाति का विभाजन हुआ था, जिससे एक जाति को दूसरे जाति से जरूरत पड़ जाता था, इसलिए उस समय जातिवाद नहीं पनप पाया। लेकिन जब से जन्म के आधार पर जाति का विभाजन होने लगा, तब आपसी भाईचारा टूट गया और इससे जातिवाद को बढ़ावा मिला। तो पहला कारण है जातिवाद के बढ़ने का कि जन्म के आधार पर जातिवाद का विभाजन, ठीक ना, या तो फिर काम का विभाजन, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न है बच्चों, प्रत्येक जाति का अपनी ही जाति में विवाह करने का प्रथा। देखो, ये एक बहुत बड़ा कारण था जातिवाद के पनपने का कि जैसे जैसे जातियां बनने लगी, उनमें कट्टरता आने लगी, वैसे वैसे इनके जो नियम और कानून थे ना बच्चों, वो सख्त होने लगे। एक नया ये कानून चल पड़ा कि हम अब अपनी जाति में ही विवाह करेंगे। दूसरे जाति में विवाह करना खराब काम कहलाने लगा या माना जाने लगा, ठीक है बच्चों। तो दूसरा कारण क्या था जातिवाद के बढ़ावे का, कि प्रत्येक जाति का अपनी ही जाति में विवाह करने की प्रथा, ठीक है बच्चों, चल पड़ी, जिससे लोग अपनी ही जाति के हितों का विशेष ध्यान रखने लगे। इससे जातिवाद को बढ़ावा मिला, ठीक है। ओके, अगला जो है बच्चे कि सभी जातियां अपनी जाति के लोगों पर दूसरे जाति के साथ खाने पीने पर प्रतिबंध लगा दिया। जित खास करके जो बड़ी जातियां थी, वो निचले जातियों के साथ तो खाना कतई पसंद नहीं करती थी। उनका धर्म भ्रष्ट तक होने का खतरा हो जाता था, जो कि है। हाँ, तो क्या लिखा कि सभी जातियां अपनी जाति के लोगों पर दूसरी जाति के साथ खाने पीने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण जातिवाद को बढ़ावा मिला, ठीक है बच्चों। और चौथा कारण है
कि एक जाति की रीति रिवाज दूसरी जाति से भिन्न होने के कारण प्रतिद्वंदिता बढ़ती चली गई। मतलब एक जाति का जैसे रीति रिवाज है, शादी विवाह का जो तरीका है वो दूसरी जाति के साथ थोड़ा सा मैच नहीं करता था, जिसके कारण प्रतिद्वंदिता मतलब ये लड़ाई, ये खाई दोनों ही बढ़ती चली गई और जातिवाद को बढ़ावा मिलता रहा। अतः उपर्युक्त कारणों से भारत में जातिवाद पनपी। इस तरीके से लास्ट में अपना एक कंक्लूजन जरूर देना, ठीक है बच्चों। चलिए तो फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये भी नागरिक शास्त्र से ही है बच्चों। देखिए प्रश्न है जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है कि जीवन के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख करें। मतलब कि अपनी जीवन में जितनी भी चीज़ें घट रही हैं उनका उल्लेख करें और बताएं जिसमें भारत में स्त्री के साथ भेदभाव किया जाता है। मतलब भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है जिन पहलुओं में, उन पहलुओं के बारे में हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? आंसर में लिखेंगे कि भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव भिन्न स्तरों पर होता है। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं एक जगह हो रहा है, अलग अलग जगहों पे स्त्रियों के साथ भेदभाव हो रहा है। अब हमें इस तरीके से हमने क्या किया, अपना एक ये दे दिया कि हाँ जी मुझे आता है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता। अब 1 बाय 1 यहाँ पर लिखना चालू कर दिया। पहला है घरेलू स्तर पर। तो भारतीय समाज पुरुष प्रधान है, यहाँ स्त्रियों की क्षमता को सदैव कम आंका जाता है। घरेलू स्तर पर घर से ही ऐसा होता है बच्चों कि स्त्रियों को कम करके आंका जाता है कि तुमसे ये नहीं होगा, तुम बाहर मत जाओ, तुम बाहर ज़्यादा नहीं घूमोगे, इस तरीके की चीज़ें होने लगती हैं। कपड़े ढंग के पहनो, है ना। और बच्चे कुछ भी करें, बच्चे अगर रात के 8 बजे 9 बजे भी आ रहे हैं तिरसों के, लेकिन बच्चियां अगर ऐसे कर देती हैं तो फिर तो भाई समझो कि आज तो मतलब क्या कहें, तूफान आएगा घर में, है ना। तो ये हालत है। दूसरा है सार्वजनिक स्तर पर। तो सार्वजनिक जीवन में भी स्त्रियों को सभी सार्वजनिक मामले से वंचित रखा जाता है। सार्वजनिक मतलब किसी से लेन देन का मामला हो, किसी के यहाँ शादी विवाह में आने जाने का मामला हो, ठीक ना। तो ये सारा काम पुरुषों के ऊपर है कि किससे उनको लेन देन रखना है, किससे झगड़ जाना है, ये सारा काम पुरुष देखते हैं। शादी विवाह में भी जाने की बात हो पुरुष ही जाते हैं। हाँ अगर उनका मन हुआ तो एक सजावट के तौर पे कि हाँ मेरे मतलब हमारे पास भी बीबी है, ऐसा इस तरीके से मतलब वो लेके जाते हैं दिखावे के तौर पे, है ना। तो वरना स्त्रियों को ले जाना भी गवारा नहीं करते ये लोग। अब तो हालात सुधरे हैं, अब बहुत अच्छा हो गया है। हाँ जी। तो सार्वजनिक जीवन में भी स्त्रियों को सभी सार्वजनिक मामले से वंचित रखा जाता है। तीसरा बच्चों राजनीतिक स्तर पर। तो आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी राजनीति प्रतिनिधित्व में महिलाओं की संख्या लगभग नगण्य है, या तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि अल्प है ना। कि आज़ादी के इतने वर्ष हो गए इसके बाद भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व में मतलब नेता बनने के मामले में, अपने इलाके का प्रतिनिधित्व करने के मामले में महिलाओं की संख्या बड़ी कम है बच्चों। तो सिर्फ यही 3 स्तर नहीं है, इनके अलावा महिलाओं के प्रति शिक्षा के क्षेत्र में रुझान की कमी, स्वास्थ्य के प्रति अरुचि, यथाशीघ्र विवाह की स्थिति। मतलब जरा सा 14-15 साल की हुई नहीं कि उसके शादी के बारे में घर वाले सोचने लगे, ठीक है। स्त्री को पराया धन समझना, ये सब समाज में महिलाओं की कमज़ोर स्थिति का घोतक है। मतलब कि उनका स्थिति कमज़ोर है, ये इन बातों, इन सोचों की वजह से हमें पता चल जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आज का ये 2 प्रश्न हम लोगों ने किया। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट अवश्य करना बच्चों। मैं आप सभी बच्चों के कमेंट को पढ़ता हूँ और इसे शेयर कर देना यार, मुझे बहुत ज़रूरत है अब तुम लोगों के सहयोग का। तो इसे थोड़ा सा शेयर कर देना अपने दोस्तों में, ठीक ना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहें SR क्लास के साथ। अगर ये PDF चाहिए वो भी कमेंट कर देना, ठीक है।